वेलकम दोस्तों, और आपका दोबारा स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जिसका जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली कैश ट्रांजैक्शन पे बेस है। फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारी मेरे पास क्वारी आती हैं जिसमें लोग बाग मेरे स्टूडेंट्स और मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि सर, कैश ट्रांजैक्शन करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान करना है, किसकी ट्रांजैक्शन करनी है, कौन सी ट्रांजैक्शन कैश में अलाउड नहीं है। पहले तो आपको बताऊंगा मैं, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स भरना अनिवार्य है। तो आप जीएसटी के प्रोविज़न और इनकम टैक्स के प्रोविज़न को अलग अलग नहीं देख सकते, आपको दोनों प्रोविज़न को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जीएसटी में बात करूं तो जीएसटी में ऐसी कैश ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। यह कैश का बिल, कई लोग पूछते हैं कि सर हम कैश का बिल कितने का काट सकते हैं, तो ऐसी कोई लिमिट स्पेसिफाइड नहीं की गई, आप कैश का बिल काट सकते हैं। हाँ, एक रूल 46 ऑफ सीजीएसटी एक्ट है जो कि बोलता है कि अगर आप किसी भी पर्सन को 50,000 से ऊपर का कैश का बिल काट रहे हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन, एक प्रिस्क्राइब, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है। डिटेल इन्फॉर्मेशन का दोस्तों मतलब है कि सिंपली उसका नेम, उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन और स्टेट कोड चारों बिल में मेंशन होने चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मेडिकल शॉप में जाते हो और 2 दवाइयाँ ले लेते हो तो कैश का एक मेमो, कैश मेमो टाइप आपको फाड़ कर दे देते हैं, तो वो नहीं चलेगा। अगर 50,000 से ऊपर का बिल है तो आपको डिटेल बिल उनको अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं इनकम टैक्स में, क्योंकि जीएसटी की कंप्लाइंस तो आप साल भर करेंगे, उसके बाद आपको आईटीआर भी फाइल करनी है, और आईटीआर और इनकम टैक्स को आप अलग अलग नहीं देख सकते। तो आईटीआर फाइल करते टाइम कुछ ट्रांजैक्शन को मना किया गया है, उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला है सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, जो कि पेमेंट के बारे में बात करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में छोटे मोटे खर्चे लगे ही रहते हैं। अगर वो खर्चे, जो एक्सपेंडिचर 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आप उसको कैश में नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ये रूल आप तोड़ देते हैं, और रूल तोड़ने की वजह से आपके ऊपर क्या लग जाएगा, आपका ये जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा, और इस एक्सपेंस पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके आगे बढ़ते हैं सेक्शन 43 में, जो कि बात करता है पेमेंट की। इसमें भी लिमिट 10,000 है, और ये बोलता है कि अगर आप कोई भी एसेट खरीद रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, और उसकी पेमेंट आप कैश से कर रहे हैं, और वो पेमेंट 10 या 10,000 से ज़्यादा की है, तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, यह डिसअलाउ कर दिया जाएगा वाइल कैलकुलेटिंग योर इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। और उसमें बोला, उस डिसअलाउ का मतलब है आपको इन एक्सपेंस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। है तो एक्सपेंस, वैसे तो पीएनएल में लेस होना चाहिए, और लेस करेंगे भी आप एंट्री को एडजस्ट करने के लिए, पर जब इनकम टैक्स रिटर्न आप बनाएंगे, वहाँ इनकम कैलकुलेट करेंगे तो इनको डिसअलाउ कर देंगे। उसके बाद सेक्शन पे आते हैं हम 80D पे। 80D बेसिकली होता है, आप जानते होंगे, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो उसमें बिल्कुल बोला गया कि कोई भी पॉलिसी, आप मेडिक्लेम पॉलिसी आपको कैश में नहीं कराएंगे, वो सारी आप क्या करेंगे, बैंकिंग मोड से करेंगे। हाँ, 5,000 रुपये एक लिमिट को स्पेसिफाइड किया गया। आप कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं तो उसको आप 5,000 रुपये कैश में दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है 80G, जो कि होती है डोनेशन के लिए। तो बोला गया कोई भी एसएससी मैक्सिमम 2,000 रुपये कैश में डोनेशन दे सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन 269SS, जो कि बताता है कि आप किसी भी पर्सन से लोन ले रहे हैं और वो 20,000 या 20,000 से ज़्यादा की उसकी वैल्यू है, तो वो आप कैश में नहीं ले सकते, नहीं तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसी तरह से जब उस लोन की रीपेमेंट करते हैं, लोन लेना और देना दोनों में बोला गया कि आप 20,000 से ज़्यादा का कैश न तो ले सकते हो ना दे सकते हो। उसके बाद एक फाइनेंस एक्ट 2017 में एक बड़ा ही एक स्टेप लिया गवर्नमेंट ने टू कर्ब द ब्लैक मनी। उन्होंने एक सेक्शन को इंसर्ट किया 269ST, जो कि बोलता है कि 2 लाख से ज़्यादा आप कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते सिंगल बिल में, सिंगल डे में, सिंगल बिल या मल्टीपल बिल के अगेंस्ट फ्रॉम सिंगल पर्सन इन ए सिंगल डे आप रिसीव नहीं कर सकते। मतलब मैं दोबारा रिपीट करूं कि ना तो आप एक दिन में एक पर्सन से ज़्यादा एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कैश रिसीव नहीं कर सकते। जैसे कि अगर बिल अमाउंट 5 लाख रुपए है तो भी आप 1-1 लाख रुपए के 5 अगर आप लेते हैं तो भी वो 5 लाख माना जाएगा, वो भी अलाउड नहीं होगा। मान लो बिल अमाउंट 5 लाख रुपए, आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा एक दिन में दे देते हो तो वो भी अलाउड नहीं होगा।
और उस इवेंट से रिलेटेड भी कोई खर्चा अगर हुआ है तो वो भी अलाउड नहीं होगा। और यहीं तक नहीं, ये भी बोला गया कि अगर आप ये रूल वायलेट करते हो तो आप पे 100% की पेनल्टी लग सकती है। मतलब अगर 2.5 लाख का खर्चा आपने किया, 2.5 लाख आपने कैश में पे कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आप पे 2.5 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। इसी तरह 80GG है, जो कि बोलता है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल फंड के बारे में। इसमें बोला गया कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी, बाहर की कंपनियां तो कर ही नहीं सकती इसमें डोनेट, कोई रजिस्टर्ड कंपनी भी इसमें कैश में डोनेट तो करेगी नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको इनकम टैक्स और जीएसटी के प्रोविजन को अलग अलग नहीं देख सकते। और एक एग्जांपल भी दूं, मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी, उस पर जीएसटी भी लग के आ रहा है, ठीक है, आपने लेट सपोज कोई आपका खर्चा हुआ और उस पर जीएसटी भी लग के आ रहा है और उस पर आपको पेमेंट करनी है और वो 10,000 से ज़्यादा है, तो जो रिसीव कर रहा है वो तो कर लेगा, उसको तो प्रॉब्लम नहीं है। मान लो 15,000 का बिल है, पर आपके लिए आपका डिसअलाउ हो जाएगा, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं हो, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउ, आप खर्चा तो कर ही रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा पक्के में ट्रांजेक्शन कीजिए, बैंकिंग मोड से कीजिए, ताकि आपको अकाउंटिंग करना भी आसान हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जो मेरा मोबाइल नंबर है उसके थ्रू, और वहाँ पर भी मैं अपडेट्स भी डालता रहता हूँ, और जो भी जॉब्स की अकाउंटिंग वैकेंसी है वो भी डालता रहता हूँ। आप वहाँ से भी हमसे लिंक हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसका जो टेलीग्राम का भी जो लिंक है वो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।